हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, यूपीपी का री एग्ज़ाम की ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि अभी तक हम लोग 27 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से क्या होता है, आप लोगों की एक्यूरेसी बढ़ती है और आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। जो भी ये प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवा रही हूँ, इनमें जीके जीएस रहता है, इसके साथ साथ करंट अफेयर और यूपी स्पेशल रहता है। तो जीके जीएस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स आप पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, आपका ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। इसमें कह रहे हैं नहीं लिखी गई है, तो गोदान, गबन और द गाइड, ये तीनों पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। जो पुस्तक नहीं लिखी गई है उसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें कितनी महिलाएं शामिल थी, हमें बताना है। तो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उनमें से 15 महिलाएं थी। याद रखिएगा, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और उसके बाद अभी ये देखते हैं कि जो संविधान है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर दी हैं कि इसमें पहले मैंने बताया है 284 में से 15 महिलाएं हैं, ये हम क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं। संविधान सभा को संविधान लिखने में कुल कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और कुल 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए गए थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इनमें से 114 दिन संविधान पर प्रारूप पर विचार करने के लिए रखे गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ संविधान सभा में शुरू में कितने सदस्य थे, 379 सदस्य थे। 79 नहीं, माफ करिएगा, यहाँ पे 89। ठीक है, 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। और पहली बार संविधान सभा की मांग कब उठाई गई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1935 में उठाई गई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, आईएनसी, जिसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, उसके द्वारा उठाई गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, अगस्त 1940 में। और 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, उसी के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका ये ज्योग्राफी से होने वाला है, आर्थिक भूगोल में आएगा ये क्वेश्चन। खरीफ की फसल कौन सी है, ये हमको बताना है। तो खरीफ की फसल जो है कपास है। गेहूं, चना और सरसों ये तीनों रबी की फसलें हैं, तो कपास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया था, ये हमको बताना है। तो देखिए, जो भारत के संविधान का मूल दस्तावेज है, ये जब संविधान सभा अपनी कार्रवाई करती थी तो मूल दस्तावेज को हाथ से लिखा गया था, और ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने इटैलिक जो फॉन्ट होता है उसी में अपने बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में इसको लिखा था। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के जो कलाकार थे, शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा सजाया गया था। वहाँ पर जो कलाकार थे उनके द्वारा सजाया गया था। हिंदी और अंग्रेजी में संविधान की मूल प्रतियां जो हैं उनको संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है, हीलियम में रखा जाता है, जिससे कि जो पेजेस हैं वो खराब ना हो। ये सारे फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसमें मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, उसके बाद आती हैं समितियां। झंडा समिति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, झंडा समिति का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। यूनियन पावर हेड के अध्यक्ष कौन थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति जो थी उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। विद्युत समिति, राज्य विद्युत समिति जो थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संचालित की जा रही थी। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे ये
कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के जो मुख्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के मुख्य कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। तो ये मुख्य मुख्य समितियां हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा और अध्यक्ष भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो निमाड़ी जो है ये नहीं बोली जाती है। अवधी, बुंदेली और बघेली तीनों ही भाषाएं, तीनों ही बोलियां उत्तर प्रदेश में चलती हैं, निमाड़ी नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायसराय की कार्यकारिणी जो थी उसमें पहले व्यक्ति जो नियुक्त हुए थे भारतीय, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा भारतीय संगीत में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद अल्लाह रखा जो है तबला वादक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए इनको पद्म विभूषण भी मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोट बारूद में पाया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो बारूद में पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट से ही बारूद बनती है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि भारत एक मानसूनी देश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, वाराणसी भारत की धार्मिक राजधानी है जो कि उत्तर प्रदेश के भाग में स्थित है। हमें वाराणसी की स्थिति बतानी है कि वो कौन सी दिशा में अवस्थित है। तो वाराणसी जो है आपको दक्षिण पूर्व, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व हिस्से में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वाराणसी में अभी एक योग सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसमें क्या है, उस योग सेंटर का नाम क्या है? स्वरवेद। ठीक है, स्वरवेद एक तरीके से ये मंदिर कहा गया है स्वरवेद मंदिर, लेकिन ये एक तरीके का यौगिक भवन है। यहाँ पर करीब 20,000 लोग बैठकर एक साथ योग कर सकते हैं। योग प्रक्रिया को भारत में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और उसके प्रचार प्रसार के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, T20 क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हमारी हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्होंने 51 गेंदों में 130 रन बनाए हैं। ठीक है, और ऐसा करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत होती हुई भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तो इसको तिब्बत क्षेत्र में सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश के बाद नीचे आती हुई ये जब लोहित नदी से मिलती है, ठीक है, तब इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। और वंदे मातरम का नारा किसने दिया है? ये भी मोहम्मद इकबाल ने ही दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो प्रत्येक राज्य के महाअधिवक्ता होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल करेंगे, आनंदीबेन पटेल के द्वारा होगी। तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति होती है। ठीक है, और सॉलिसिटर जनरल, जिसे कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मूल्य का नोट विमुद्रीकरण की घोषणा के तुरंत बाद पेश किया गया था? तो हमारे यहाँ जब विमुद्रीकरण की घोषणा हुई थी, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद जो नोट मार्केट में लॉन्च किया गया था वो 2000 रुपए का नोट था। ठीक है, 1000 रुपए के और 500 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, इसे ही विमुद्रीकरण कहा गया था। ठीक है, इससे कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 500 के और 1000 के नोट
का विमुद्रीकरण करने की घोषणा की थी। 2016 की बात है ये, और इसकी घोषणा के तुरंत बाद 2000 रुपए का नोट लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहली बार मैसूर में जो आरबीआई है उसने नोट मुद्रण किया था। ठीक है, विमुद्रीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, काले धन की जो है वो ब्लैक मनी मार्केट में जो चल रही होती है उसका विलोपन किया जा सकता है। आतंकवाद के लिए जो टेरर फंडिंग होती है उसके विकास को भी रोका जा सकता है। यही लक्ष्य होता है विमुद्रीकरण का। ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज़ है थोड़ी कंट्रोवर्शियल वाली है। ठीक है, आपका पॉलिटिकल व्यू कोई भी हो, दैट डज नॉट मैटर। आपका जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप वो चीज़ें दिमाग में डाल के चलिए कि मान लीजिए विमुद्रीकरण के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो नुकसान हैं उनको भी हम देखेंगे। और हर किसी का अपना अपना पॉलिटिकल व्यू होता है, तो पॉलिटिकल व्यू को हमें अपने स्टडी व्यू में नहीं शामिल करना है। हमें एग्जाम पास करना है और हमें चीज़ों को उस तरीके से देखना है जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैंने आपकी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो वॉट एवर योर पॉलिटिकल व्यू इज, कीप दैट असाइड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये गलत है, इसको ठीक करिएगा कि वर्तमान में भारत में बड़ी मुद्रा संचारित है 2000 रुपए के नोट की, लेकिन 2000 रुपए का नोट अभी बंद हो चुका है। ठीक है, इस समय मार्केट में नहीं है, तो ये लाइन को कट कर दीजिएगा। और 2000 रुपए के नोट के पीछे क्या था, मंगलयान था, ये बात ध्यान रखिएगा, मे भी कभी क्वेश्चन बन जाए। 500 रुपए का जो नोट है उसके पीछे लाल किला है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और रानी की बाव कहाँ पर है, कौन से नोट पर है, और हम्पी किस नोट पर है, ये आप लोग मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहले आम चुनाव जब हम गणतंत्र घोषित कर दिए गए थे उसके अगले साल ही हुए थे, 1951-52 में। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये एक तरफ आपको स्मारक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको बनवाने वाले दे रखे हैं, राजा का नाम, तो हमें मैच करना है। ठीक है, पहले हम मैच करेंगे बीबी का मकबरा, जो कि बनवाया गया था किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, बीबी का मकबरा के बारे में एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा कि इसे ताजमहल का भद्दा कॉपी कहा जाता है, ताजमहल का भद्दा चित्रण कहा जाता है। तो बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और उसके बाद आता है हवा महल, जो कि जयपुर में है, ये राजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरीके से ये आपकी मैचिंग हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो अभी हमने एक पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था, अल्लाह रखा। ठीक है, अल्लाह रखा जी ये तबला वादक हैं और इनको इस क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म विभूषण भी दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा शहर चिकनकरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकरी जो है एक तरीके का थ्रेड वर्क होता है, धागे से की जाने वाली कढ़ाई है, जो कि कपड़ों पर की जाती है। ये हाथ से की जाने वाली कढ़ाई है। और इसके लिए कौन सा शहर फेमस है? लखनऊ फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन अर्थात अर्धरात्रि का सूर्य। ठीक है, अर्धरात्रि के सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे में क्या होता है, जो सन है वहाँ पे सनराइज एक तरीके से इतनी जल्दी हो जाता है कि वहाँ अर्धरात्रि का समय होता है और सूर्योदय हो जाता है, इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विषय पर बराबर वोटिंग होती है तो संसद के किसी सदन के अध्यक्ष का वोट क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। जब भी संसद में वोटिंग होती है और वोटिंग में पक्ष और विपक्ष में टाई हो रहा होता है, दोनों तरफ बराबर मत पड़े होते हैं, मान लीजिए 100 मत पड़े हैं, 100 में से पक्ष में 50 पड़े हैं और विपक्ष में भी 50 पड़े हैं, तो जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत देता है। अध्यक्ष को ये विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि टाई होने पर अध्यक्ष जो है निर्णायक मत देगा, उसका ये विशेषाधिकार मत जो है विशेषाधिकार मत कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें
नागरिक समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है? यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? देखिए, भारत सरकार पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए और विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, ये अपवाद हो जाते हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला पूरी तरीके से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो जो ललितपुर जिला है, ठीक है, ये बिल्कुल नीचे इस तरीके से जो पड़ता है, ये आपका मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के पसंदीदा राष्ट्रपति, नहीं, यहाँ पे अध्यक्ष होना चाहिए, पसंदीदा अध्यक्ष उम्मीदवार कौन थे? तो देखिए, 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, इसका अध्यक्ष चुना गया था किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, 1938 वाला जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष पहले ही नेताजी बन चुके थे। उसके बाद 39 में भी चुना गया था किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन महात्मा गांधी के एक फेवरेट कंटेस्टेंट थे जिनका की नाम था पट्टाभी सीतारमैया, तो वो उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो इस बात पे डिस्प्यूट हो गया, तो नेताजी ने क्या किया? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पट्टाभी सीतारमैया भी अध्यक्ष नहीं बने। अंततः अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पट्टाभी सीतारमैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट अधिवेशन हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर के 39 में क्या हुआ था? डिस्प्यूट हो गया था कांग्रेस के सदस्यों के बीच में। और 1907 का अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जब नरम गरम एक हो गए थे। ठीक है, जब नरम गरम दलों में बट गई थी, एक नहीं हुए थे, कांग्रेस नरम गरम में बट गई थी, तो वो वाला अधिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ अधिवेशन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तब वायसराय कौन थे? तो 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो जो है भारत के वायसराय थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की थी? तो बिन तुगलक जो था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मयूर सिंहासन किसके द्वारा लूटा गया था? तो मयूर सिंहासन जो है नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। इसमें जो कोहिनूर हीरा लगा था, ये नादिर शाह लूटकर अपने साथ ले गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? तो यदि आप मध्य प्रदेश का जो है सैर करने निकलेंगे तो आपको मिलेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाता है, कौन सा अनुच्छेद बचाता है? तो अनुच्छेद 24 जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। अनुच्छेद 24 भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि हर नागरिक का, भारतीय नागरिक का बेसिक राइट है। इसमें अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो M.K. गांधी, दैट मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मेरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, कौन से महासागर में पड़ता है? तो मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये प्रशांत महासागर में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं से चौथी, इसको चौथी करिएगा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था? ठीक है, तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन था वो त्रिपिटक था। ठीक है, त्रिपिटक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान जो है ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नागालैंड जो है दिए गए ऑप्शंस में से म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, अपील कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक यदि उसका सूचना का अधिकार या दूसरी अपील के अधिकार समाप्त हो जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जिसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरीके की रिट जारी करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स का क्लास अभी तक देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फंडामेंटल राइट्स की आप क्लास देख लोगे तो फंडामेंटल राइट के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कहीं से कुछ भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। इससे जुड़े हुए ये फैक्ट मैंने यहाँ पर दे रखे हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित हुआ था। ये नागरिकों के अनुरोध पर त्वरित प्रक्रिया का आदेश देता है और ये देखता कौन है? सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब कौन से मंत्रालय के द्वारा आता है? तो कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। और ये मंत्रालय कौन देखता है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा देखा जाता है। इस समय नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस मंत्रालय को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल सिरसा जिले में स्थित है? तो डेरा जीवन नगर और डेरा बाबा सरसईनाथ, ये दोनों ही सिरसा में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है? ये क्वेश्चन जो है 2017 के SI में पूछा गया था, तो उसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर माना गया था सही वो अफ्रीका माना गया था। अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता है, जैसा कि मैंने ये आगे मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला महाद्वीप है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जनसंख्या जो है अफ्रीका में कम मिलेगी और यहाँ पर भौगोलिक बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी लोगों की कम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और अफ्रीका के जो भौगोलिक बातें हैं वो भी यहाँ पे दे रखी हैं। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, सुएज नहर और पूर्व में लाल सागर, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आज का पेपर जिसमें कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ पॉलिटी, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन देखे। आज की क्लास में कुल 40 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, रिवीजन खूब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।